अंडरस्टैंडिंग द वेदर, वेदर क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है वेदर से रिलेटेड, चलिए उसको रीड करते हैं। अ चेंज इन वेदर इज सफिशिएंट टू क्रिएट द वर्ल्ड एंड वनसेल्फ अन्यू। ये मार्शल प्राउस्ट जो फ्रेंच के एक नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, उन्होंने लिखा है कि वेदर किसी जगह का कैसा है, मतलब मौसम किसी जगह का कैसा है वो काफी होता है ये क्रिएट करने के लिए कि वहां की दुनिया कैसी होगी या फिर वहां पर एक नया अनुभव कैसे होगा। जैसे आप ये इमेजेस में देख सकते हैं, हर जगह की सिचुएशन आपको अलग देखने को मिल रही है। यहाँ हमें रेत देखकर लग रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा होता होगा, बहुत गर्मी रहती होगी, है ना। उसी हिसाब से यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, यहाँ बर्फ देख सकते हैं तो इससे पता चलता है टेम्परेचर बहुत कम रहता होगा, राइट। तो इसी तरीके से किसी भी जगह का जो वेदर है, जो वहां पर टेम्परेचर कैसा है, वेदर क्या होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। सो मौसम किसी जगह का कैसा है वो डिफाइन करता है कि वहां के लोग कैसे रहते होंगे, या नया जो कल्चर है किसी जगह का वो क्यों है, किस लिए है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं वेदर के चैप्टर में। ओके, सो यहाँ पर बिग क्वेश्चन हम क्या क्या कवर करेंगे, बिग क्वेश्चन यानी जिस क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो पहला है हाउ कैन वी मेजर एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस, जो हमारे आसपास मौसम है उसको हम कैसे नापते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे देखते हैं, वो जानेंगे। देन हाउ डू वेदर प्रिडिक्शन हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हैवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स। अगर ये वेदर प्रिडिक्शन मौसम के बारे में जैसे हम न्यूज चैनल में देखते हैं, पहले ही वो लोग बता देते हैं कि अभी थोड़े समय में बारिश होने वाली है या कल मौसम ऐसा रहेगा। ये कैसे होता है, तो इसी को हम प्रिडिक्शंस बोलते हैं ना, पहले से अनुमान लगा लेना। तो ये किस तरीके से होता है ये तो जानेंगे ही। बाकी अगर हम जान जाते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है तो कैसे हेल्प करता है किस चीज में, पहले से ही पता करने में कि हैवी रेन अगर होगी तो हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्टॉर्म्स यानी तूफान आए, सूखा पड़ने वाला हो, या हीट वेव्स गर्म हवाएं जैसे लू चलती है, उस तरीके की कोई सिचुएशन है तो हम कैसे डील करेंगे, वो सारी चीजें हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है वेदर्स एंड इट्स एलिमेंट्स, राइट नाउ। अब हम देखते हैं यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शिवर, ठंड की सुबह जब आप उठते हैं तो आप कांपते हैं। यू रीच फॉर थिक क्लॉथ्स टू कीप योरसेल्फ वार्म, आपको मोटे कपड़े चाहिए होते हैं ताकि जैसे ऊनी कपड़े हैं जिससे कि आप अपने आप को गर्म रख सकें और कंफर्टेबल फील करें। लेकिन वहीं समर के समय में हमें जो कपड़े हैं वो बहुत हल्के चाहिए होते हैं ताकि उससे हम ठंडा फील कर सकें और कंफर्टेबल फील कर सकें। अगर ऊनी कपड़े हम समर में पहन लेंगे तो और ज्यादा हमें गर्मी लगने लगेगी, राइट। सो हम जो ये रिस्पॉन्ड करते हैं बॉडीज के सिग्नल्स होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो वेदर को सेंस करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी जो है वो सेंसेस उसे फील होते हैं कि मौसम कैसा है, उन सेंसेस के हिसाब से हमें बॉडी सिग्नल देती है कि हमें क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि वेदर क्या होता है, व्हाट इज वेदर। सो वेदर एक स्टेट है, एक सिचुएशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर की एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर प्लेस। देखो यहाँ अर्थ का एक हमें सरफेस दिया हुआ है, मान लो कि अर्थ से राउंड होती है तो इतना कट करके हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपको लेयर्स दिख रही हैं, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपोस्ट, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, ये क्या है, इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है ये हम आगे जानने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है उस टाइम पीरियड में, उसी को हम वेदर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये एटमॉस्फेयर क्या है चलिए जानते हैं। सो इन सिंपल टर्म्स इट इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड सम प्लैनेट्स। इन द केस ऑफ आवर अर्थ वी कॉल दीज गैसेस एयर। देखिए हमारे जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, तो हमारी जो प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ, है ना। सो बहुत सारे प्लैनेट्स के अराउंड, उसके चारों तरफ, जैसे ये अर्थ मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर सर्कल, इसके चारों तरफ एक लेयर होती है गैसेस की। किसकी लेयर होती है, गैसेस की, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारे केस में, हमारे अर्थ के केस में ये जो लेयर है इसमें जो गैस प्रेजेंट है उसको एयर बोलते हैं, ठीक है। ये रहा, ये दिया हुआ है एयर, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है उस टाइम पीरियड में, उसी को हम वेदर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये एटमॉस्फेयर क्या है चलिए जानते हैं। सो इन लेयर्स होती है ना, क्या होती है लेयर्स, ये तो डिटेल में जानेंगे ही। सो अभी के लिए हमने क्या जाना, वेदर क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में जानना, किसी एक जगह पर उस टाइम समय में, मतलब उस टाइम पीरियड में क्या एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसी को हम वेदर कहते हैं। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है तो वो भी हमने जाना, लेयर होती है, अलग अलग लेयर होती है गैसेस की,
उस गैस को हम बोलते हैं एयर। ओके, द अर्थ एटमोस्फेयर में बी कंपेयर टू केक विद सेवरल लेयर्स। जैसे केक होता है ना, केक में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, राइट? वैसे ही अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसमें भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। द लेयर्स क्लोजेस्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। सबसे पास जो अर्थ के लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। अब हम एक एक करके लेयर्स के बारे में जान रहे हैं। मैंने आपको कहा था, तो यहाँ पर ये अर्थ है हमारी, है ना, तो सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर है। ओके, और ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये इसको डिवाइड कर रही है अदर लेयर से। ओके, so troposphere हो गई, and that is where all land-based plants and animals including humans live and breathe। यही इसी लेयर के अंदर हम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन चाहिए हमें सांस लेने के लिए, है ना, तो ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट है। ओके, आगे जानते हैं। इट इज, यहाँ दिया हुआ है, wait, yes, it is also where almost all weather phenomena which we will explore in this chapter take place। ये ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है ना, यहीं पर सारे वेदर फिनोमिना होते हैं। अभी तो जानने वाले हम चैप्टर में आगे, तो जो भी वेदर होते हैं ना, जैसे हवा है, ह्यूमिडिटी है, जो भी चीजें हैं आगे जानेंगे क्या होता है, वो सारा हमें ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलता है। अब ट्रोपोस्फेयर की हाइट दी हुई है। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 6 to 18 kilometers from the ground। It is less thick at poles where the cold air contracts and thicker in the tropical zone where the warmer air expands। You will study more about other layers in your science classes। देखिए, सबसे पहले इसको अगर मैं समराइज करूं, सबसे पहले हम जान रहे हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। आप छोटे छोटे नोट्स भी साथ में बनाते चलिए, इससे क्या होगा, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसके बारे में हमने क्या जाना कि ये फर्स्ट लेयर है, राइट? दूसरा हमने क्या जाना, इसकी हाइट कितनी होती है, तो 6 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है, राइट? ये इसकी हाइट दे दी। अब ये जो लाइन लिखा है यहां से लेकर यहां तक, इसका क्या मतलब है? हमने ज्योग्राफी में 6th क्लास में देखा था कि जो हमारी अर्थ है बिल्कुल ऐसे राउंड नहीं है। कैसे है? थोड़ा सा ओवल शेप है, इस तरीके से, जियोइड बोलते हैं उसको हम, है ना, जियोइड शेप है अर्थ का। तो यहाँ पर होता है हमारा ऊपर नॉर्थ पोल और यहाँ पर होता है साउथ पोल, ये हमने देखा था, ऐसे एक्सेस है अर्थ का। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है ना, पोल्स के पास, वही यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये जो पोल्स वर्ड लिखा है, यानी पोल्स के पास जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है। अगर मैं एटमॉस्फेयर का एक लेयर ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए, लेट मी ड्रॉ दिस, इस तरीके का। कैसे? तो ये देखो, पोल्स के पास, लेट मी चेंज द कलर देन यू कैन अंडरस्टैंड। पोल्स के पास जो डिस्टेंस है एटमॉस्फेयर की लेयर का वो कम होता है, और इधर ट्रॉपिकल एरिया में जो डिस्टेंस है वो एटमॉस्फेयर का ज्यादा होता है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, जिसमें ट्रोपोस्फेयर आ जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाएगा, ये हम अभी पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे लेयर्स हैं चारों तरफ अर्थ के, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो जो लेयर्स है वो पोल्स के पास कम डिस्टेंस कवर करती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, और ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। ट्रॉपिकल एरिया क्या होते हैं? जैसे अर्थ के सेंटर से इक्वेटर जाता है ना, तो इक्वेटर से लेकर ये कुछ डिस्टेंस तक का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो कुछ इस तरीके से जाता है, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, यहाँ पे पतला होता है और ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कम डिस्टेंस कवर करता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आगे देखते हैं। सो वी यूज मेनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब वेदर, हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी, ह्यूमिड, स्नोई, विंडी एंड सो ऑन। सो वेदर को एक्सप्लेन करने के लिए मौसम कैसा है तो हम बोलते हैं कि गर्म है यानी हॉट है, ठंडा है, कोल्ड है, रेनी यानी बारिश हो रही है, क्लाउडी है यानी कि बादल छाए हुए हैं, ह्यूमिड है बहुत ज्यादा उमस है, हिंदी में बोलते हैं ना, स्नोई यानी बर्फ पड़ रही है, विंडी यानी हवा चल रही है। तो ये सब क्या है? मौसम के तो बारे में हम पूछते कैसा मौसम है, अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है या बहुत ठंड है, बहुत बारिश हो रही है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। नाउ हियर इट इज गिवन, दे डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच वी एक्सपीरियंस द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। यही हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम वेदर के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। सो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेदर जिन चीजों से मिलकर बना है, ओके। सो इन्हीं के बारे में आगे पूरा चैप्टर ही है हमारा, तो जानेंगे। चलिए देखते हैं, यही दिया हुआ है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया। एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर, वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले होता है टेम्परेचर,
मतलब वहां तापमान कैसा है। सो टेम्परेचर में आ जाएगा हाउ हॉट और कोल्ड द एटमोस्फेयर इज, कितना तापमान है ये बताता है कि जगह कितनी गर्म होगी या ठंडी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या होता है, एनी फॉर्म ऑफ वाटर, किसी भी फॉर्म में अगर आसमान से पानी गिर रहा है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, चाहे वो बारिश हो, बर्फ गिर रही हो। स्लीट, स्लीट क्या होता है, फ्रोजन और पार्शली फ्रोजन रेन, जब बारिश के साथ साथ थोड़ी थोड़ी ऐसी छोटी छोटी बर्फ के कण भी गिरे तो उसे हम स्लीट कहते हैं। हेल, हेल तब होता है जब ओले गिरते हैं, थोड़े बड़े आकार के जो बर्फ है वो हमें देखने को मिलती है, आगे मैं अभी स्लाइड्स में दिखा दूंगी। स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन फॉल्स फ्रॉम स्काई। सो यही मैंने आपको समझाया कि प्रेसिपिटेशन क्या है, किसी भी फॉर्म में जब पानी आसमान से गिरता है, चाहे वो बारिश हो रही हो, बर्फ गिर रही हो, स्लीट यानी हल्की हल्की बर्फ पड़ रही हो बारिश के साथ, या हेल, ओले पड़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या होता है, द वेट ऑफ एयर अबव अस फेल्ट ऑन अर्थ सर्फेस, ये अर्थ का सर्फेस है, मान लो यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, कोई भी खड़ा है, उसके ऊपर एयर क्या प्रेशर बना रही है चारों तरफ से, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये प्रेशर नहीं होता तो हम एक जगह स्टैंड हो ही नहीं सकते थे। यही है एयर प्रेशर, क्या होता है, वेट ऑफ एयर, एयर का दबाव कितना है हमारे ऊपर और सरफेस पे जब हम खड़े हैं, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है विंड, हवा। तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर तो है, हवा तो है, लेकिन जब वो मूव कर रही है, हवा नहीं है तो हम सांस कैसे ले रहे हैं, लेकिन जब हवा चलती है, मूव करती है, तो पेड़ हिलते हैं, है ना। सो मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, हवा मूव भी कर रही है एक स्पीड के साथ, उसकी कोई स्पीड हो सकती है, बहुत तेज जब हवा चलती है तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉम, आंधी चल रही है, या फिर मन मन धीरे धीरे हवा चलती है तो उसकी स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन होती है कि नहीं, लोग कहते हैं पूर्व दिशा से हवा चल रही है, पूर्वैया, या पछिया, मतलब पश्चिम तरफ से हवा चल रही है, तो इसके डायरेक्शन भी तो है, तभी तो हम बोल रहे हैं। पूर्व का बोल रहे, जब ईस्टर्न डायरेक्शन से चल रही है, वेस्टर्न डायरेक्शन से चल रही है तो वेस्टर्लीज बोलते हैं। इसीलिए विंड, हवा जो है उसका स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसके सभी चीजें जो है ना आप धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में या इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इन चैप्टर्स में आपको बेसिक एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि विंड जो है उसका स्पीड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो गर्मी के समय में उमस जो होती है, पसीना है, हवा नहीं चल रही है। सो ह्यूमिडिटी को अगर एक्सप्लेन करना हो, सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जो हवा है हमारे आसपास उसमें वाटर वेपर कितना है, मतलब भाप कितनी है। वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर इज वाटर इन गैसियस इंस्टेड ऑफ लिक्विड फॉर्म, गैस के फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट है हमारे आसपास उसे हम वाटर वेपर कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। वाटर वैसे कैसे रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, लेकिन जब वो भाप बन जाए, जैसे पानी गर्म करते हैं तो धीरे धीरे भाप बनने लगता है, तो ये जो भाप है इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। अगर वो लिक्विड में है तो उसे हम वाटर बोलते हैं, जो पतीले में है, लेकिन जब उसको हमने गर्म किया नीचे स्टोव पे तो वो जो धुआं दिखता है आपको, जो भाप दिखती है, वही क्या है, वाटर वेपर है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसमें हमने देखा टेम्परेचर, हॉट और कोल्ड कितना है कोई जगह, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर हमने प्रेसिपिटेशन जाना, ये क्या होता है, किसी भी फॉर्म में वाटर जब स्काई से ड्रॉप होती है, गिरती है, फॉल होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। वो बारिश के रूप में हो सकती है, बर्फ के रूप में हो सकती है, स्लीट यानी जब हल्की हल्की बारिश भी हो रही हो और उसके साथ साथ बर्फ भी गिर रही हो, हेल यानी जब ओले पड़ रहे हो, छोटे हार्ड बॉल्स जो होते हैं आइस के, वो जब गिरते हैं तो उन्हें हम हेल बोलते हैं। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे एयर का जो प्रेशर है हमारे ऊपर, वेट जो है एयर का हमारे ऊपर, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड क्या है, हवा, लेकिन जब वो मूव कर रही हो, मूवमेंट ऑफ एयर जिसमें स्पीड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो हम उसे विंड कहते हैं। ह्यूमिडिटी, जब हमारे आसपास एयर में वाटर जो है भाप के फॉर्म में हो, वेपर के फॉर्म में हो, तो उसे हम वाटर वेपर कहते हैं, गैसियस फॉर्म में हो। ओके, तो ये समराइज कर लिया हमने, जो मैंने अभी कहा था कि मैं आपको अभी हेल और स्लीट दिखाऊंगी। चलिए पहले हम देख लेते हैं। तो स्लीट कैसा होता है ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, जब हल्की हल्की बर्फ गिर रही हो, है ना, तो इसे हम बोलते हैं स्लीट। पूरी तरीके से बारिश भी नहीं है और पूरी तरीके से ओले भी नहीं है। लेकिन हेल क्या होता है, जब इस तरीके से, ये देखिए ऐसे जब बारिश में छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, कभी इससे बड़े भी गिर सकते हैं, तो इसे हम हेल कहते हैं। नाउ आगे रीड करते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है थिंक अबाउट इट।
Let us imagine that Krishnan from Chennai is speaking with Amir in Kashmir. कृष्णन जो है वो चेन्नई में रहता है और आमिर जो है कश्मीर में रहता है, ये दोनों बात कर रहे हैं। तो कृष्णन आमिर को बताता है दैट इट हैज बिकम चिली इन चेन्नई आफ्टर इट रेन द प्रीवियस नाइट। सो कृष्णन कहता है चेन्नई में ठंडी जैसा फील हो रहा है क्योंकि रात को बारिश हुई थी। तो आमिर आस्क्ड हिम हाउ कोल्ड इट इज। तो आमिर कहता है कितना ठंडा है वहां पर। तो क्वेश्चन है हाउ विल कृष्णन एक्सप्लेन टू आमिर हाउ कोल्ड इट इज। आफ्टर ऑल व्हाट इज कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्लेजेंट फॉर आमिर। देखो आमिर जो है वो कश्मीर में रहता है। छोटा सा एक मैप यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक्यूरेट नहीं है बट ये समझने के लिए ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए कश्मीर कुछ यहाँ पर है ना, और चेन्नई यहाँ पर कहीं है, ठीक है। ये हिमालयन रीजन में आती है, ये वाली जगह कश्मीर, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है ना, यहाँ पे आइस रहता है और ठंड रहती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड रहती है, एक्सट्रीम कोल्ड। चेन्नई क्योंकि ये यहाँ पर समुद्र है, इंडियन ओशन है, समुद्र के किनारे है, इसीलिए यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो गर्म रहता है, हॉट रहता है ना। सो अगर यहाँ पर बारिश हुई है और कृष्णन कह रहा है कि अभी उसको चिल फील हो रहा है, मतलब ठंडा फील हो रहा है, तो कितना ठंडा फील हो रहा होगा, क्योंकि आमिर जो है वो तो ऑलरेडी ठंडी जगह पर रह रहा है। तो आमिर ने पूछा इससे कृष्णन से कि तुम्हें कितना ठंडा फील हो रहा है। सो एज यू कैन सी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर कृष्णन टू कन्वे हिज सेंस ऑफ चिलनेस टू आमिर unless there is commonly agreed way to measure the temperature. It is the same with other elements of weather. In this chapter we will learn how we measure the weather using common standards. So देखो इसका मतलब क्या है। तो कृष्णन आमिर को एक्सप्लेन करे तो कैसे करे कि कितनी ठंड लग रही है, इसको नापने का कोई तरीका तो होता होगा, बिना नापे कैसे बताएगा। क्योंकि अगर कृष्णन को ठंड फील हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमेशा गर्म क्लाइमेट रहता है, तो थोड़ी सी भी बारिश से इसको ठंडा फील हो रहा है, लेकिन ये तो ऑलरेडी आमिर जो है वो ठंडी जगह पर रह रहा है, तो अगर थोड़ी सी जो ठंड ये बता रहा है कृष्णन, उतना तो इनके लिए रिलीफ होगा ना। इतनी ज्यादा ठंड है और थोड़ी कम ठंड हो गई तो वो तो आमिर को अच्छा फील कराएगी, है ना। सो यही एक्सप्लेन करने के लिए कि किसी जगह का टेम्परेचर कितना है एग्जैक्ट अगर पता करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमनली अग्रीड, जिस चीज को नापने के लिए सभी लोग अग्री करते हों। जैसे स्केल के बारे में हमने पढ़ा था, तो स्केल में अगर 1 इंच इतना है तो पूरी दुनिया में वो 1 इंच जो नापने का तरीका है वो सेम ही रहेगा, सभी अग्री करेंगे, है ना। ऐसे ही कॉमनली अग्रीड कोई वे होना चाहिए जिससे कि हम टेम्परेचर को नाप सकें, या फिर जो अदर एलिमेंट्स हमने अभी वेदर के देखे जिसमें हमने विंड पढ़ा, एयर प्रेशर पढ़ा, सबको नापने के लिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अच्छा इतना गर्म है या इतना ठंडा है, तो वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो पूरी दुनिया अग्री करती हो उसके ऊपर, है ना। सो कॉमनली अग्रीड वे हमें चाहिए उसके लिए, यही आगे दिया हुआ है। सो लेट्स एक्सप्लोर, यहाँ पहले ये देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। What do you think could be some other reasons to measure the weather more precisely? Hint: think how knowing the weather a few hours or a few days in advance would help you plan some activities. So यहाँ कहा है कि क्या जरूरत क्या है, रीजन बताने हैं कि वेदर को नापना एक्यूरेटली, प्रिसाइसली मतलब एक्यूरेटली नापना क्यों जरूरी है, और कैसा हो अगर हमें पहले से ही फ्यू डेज इन एडवांस पहले से ही पता चल जाए कि कुछ दिनों में बारिश होगी या कुछ दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है। सो वेरी सिंपल, चलिए देखते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा कुछ रीजंस तो जो देने हैं हमें कि क्यों जरूरी है मेजर करना, क्योंकि इससे हम डेली प्लानिंग कर सकते हैं, सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, खेती में मदद होगी, इवेंट्स कुछ हैं तो उसमें हम प्लान कर सकते हैं, डिजास्टर से हमें अलर्ट्स मिल जाते हैं अगर पहले से ही हमें पता हो कि कैसे क्या होने वाला है मौसम में, है ना। लेट मी रेज इट, यस। तो देखो अगर डेली प्लान्स है तो हम कपड़े कैसे पहन के जाएं बाहर, या छाता लेना है कि नहीं कहीं बारिश ना हो जाए, तो ये चीजें हमें पहले से पता रहेंगी। फिर ट्रैवल सेफ्टी, पायलट्स के लिए, सेलर्स के लिए, जो नाव वगैरह चला रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। किसानों को हेल्प मिल जाती है कि बीज कब बोने हैं, पानी कितना देना है, बारिश किस हिसाब से आने वाली है, फसल कब काट लेनी है, नहीं तो बारिश अगर आने वाली है तो फसल खराब हो जाएगी, राइट। ऐसे ही कोई ट्रिप हम प्लान करते हैं उसमें, या फिर मान लो कि आंधी आने वाली है या फ्लड्स, बाढ़ आने वाली है, तो हमें पहले से अलर्ट्स मिल जाते हैं तो हम
सेफली उससे बच सकते हैं। ओके, सो ये सब हेल्पफुल रहता है अगर हमें एडवांस में पता हो कि वेदर कंडीशंस क्या होने वाली है। चलिए अब आगे रीड करते हैं। सो फ्रॉम अर्ली टाइम्स ह्यूमंस हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड नेचर एंड लर्न टू रीड हर सिग्नल्स टू फोरकास्ट द वेदर। बहुत पहले समय से ही, अर्ली टाइम से ही ह्यूमंस जो है उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया, प्रकृति को ऑब्जर्व किया और जो सिग्नल्स मिलते हैं उससे फोरकास्ट करने लगे। फोरकास्ट करना मतलब क्या होता है? पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना, अनुमान लगा लेना और फाइंड आउट इन एडवांस, इन आवर केस द वेदर, मौसम के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पहले से ही पता कर लेना, अंदाजा लगा लेना। ठीक है, सो ऑब्जर्विंग बर्ड्स फ्लाइंग लो, ants carrying eggs, squirrel gathering nuts, frogs croaking loudly, or even the opening and closing of pine cones provided valuable information about coming rains or storms. So पहले के जो लोग थे ना, वो प्रकृति में कुछ चीजें होती हैं जिसको देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि अच्छा ऐसा हो रहा है मतलब बारिश होने वाली है ना। देखो यहाँ लिखा है कि बारिश और तूफान आने वाला है। तो क्या चीजें हैं? जैसे कि अगर चींटी जो है अंडे लेकर जा रही है, एग्स कैरी कर रही है, बर्ड्स चिड़िया जो है वो नीचे की तरफ उड़ रही है, आसमान में बहुत ऊंची नहीं उड़ रही है, स्क्विरल यानी जो गिलहरी है वो नट्स इकट्ठा कर रही है, या फिर फ्रॉग्स जो मेंढक है वो क्रॉकिंग साउंड निकाल रहे हैं, या फिर जो पाइन कोन्स हैं वो ओपनिंग या क्लोजिंग हो रही है उसमें। तो ये सब कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। सो दिस नॉलेज हैज बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो नॉलेज है कि किसी चीज को देखकर बता पाना, फोरकास्ट करना कि मौसम में क्या होगा, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है। जैसे हमारी दादी ने हमारे पापा को बताया होगा या मम्मी को बताया होगा, हमारी नानी ने, फिर वो हमें बताती है। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन पास होती है। Even today, in many parts, people use traditional ways to predict the weather, especially the arrival of monsoon. Monsoon जो कि मौसम से ही बना हुआ है, ये वर्ड आगे आएगा आपको, जो बारिश का समय आता है इंडिया में। सो ये सब हमारे कुछ ट्रेडिशनल वेज हैं जिससे कि हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं वेदर के बारे में कि बारिश कब आएगी या मानसून सीजन जो है वो कब आएगा, है ना। आगे वो इमेजेस दी गई हैं जिसके बारे में अभी हमने रीड किया कि नेचर के क्लूज को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये देखो एग्स कैसे कैरी कर रही है एंड्स, है ना। फ्रॉग जो है क्रॉकिंग साउंड निकालता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये देखो इसमें जो लीव्स हैं पाइन के जो फ्रूट है इसमें बंद है और यहाँ पे ओपन हो गए सारे, है ना। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे रीड करते हैं। In the last few centuries, scientists have worked out methods to measure and monitor the elements of weather with great precision. अब कुछ few centuries से मतलब कुछ शताब्दी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे मेथड्स पे वर्कआउट किया है, बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर की हैं जिससे कि जो वेदर के एलिमेंट्स हैं, जब भी मैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर बोल रही हूँ ना तो आपके दिमाग में वो पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। कौन से? जो अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ये सारे जो भी हमने एलिमेंट्स देखे थे एक स्लाइड में। सो इनके ऊपर कैसे इनको मेजर किया जाए, राइट, या फिर कैसे इनको मॉनिटर किया जाए, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत सारे मेथड्स फाइंड आउट कर लिए हैं। बेस्ड ऑन दोज इनपुट्स, मीटियोलॉजिस्ट ट्राई टू प्रिडिक्ट how the weather will behave in particular region after a few hours or a few days or even a few weeks. इन्हीं बेसिस पे जो मीट्रोलॉजिस्ट हैं, मीट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं तो यहाँ इनके बारे में दिया गया है, चलिए रीड करते हैं। सो मीट्रोलॉजी क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी करना, किसको? वेदर को, और वेदर कैसे इवॉल्व हो रहा है उसको। अब इसी की जो स्टडी करता है उसे हम मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, सो दिस स्टडी इज बेसिस फॉर वेदर एंड फोरकास्टिंग। इसी स्टडी से हम मौसम के बारे में फोरकास्ट कर पाते हैं। फोरकास्ट मतलब पहले से अनुमान लगा पाते हैं। ओके, कि आने वाले कुछ समय में या कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में मौसम कैसा होने वाला है, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का। ये हर रीजन का जो मौसम होता है वो अलग अलग होता है ना। हाउ डू दे डू इट? कैसे करते हैं? डू दे जस्ट लुक अप द स्काई एंड गेस? क्या सिर्फ वो आसमान की तरफ देखते हैं और अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा मौसम होने वाला है? नो, बिग नो, दे हैव गॉट सम कूल गैजेट्स, अ फ्यू ऑफ विच वी विल नाउ लुक एट। सो ऐसा नहीं है, कुछ गैजेट्स होते हैं, कुछ उनके पास टूल्स हैं, गैजेट्स हैं जिसका यूज करके वो अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में कैसा मौसम रहने वाला है। ठीक है, सो आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर है कि मेट्रोलॉजी क्या होता है? वेदर की सिस्टमैटिक स्टडी करना। ठीक है, और मेट्रोलॉजिस्ट जो स्टडी को करते हैं वो सिर्फ आसमान देखकर गैस नहीं करते हैं, उनके पास कुछ गैजेट्स होते हैं जिससे कि वो देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन का कैसा मौसम होने वाला है, कुछ दिनों में, कुछ आवर्स में या कुछ वीक्स में। ओके, चलिए अब उन्हीं गैजेट्स के बारे में जानेंगे। आगे दिया हुआ है हमें वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं साइंटिस्ट के पास या मेट्रोलॉजिस्ट के पास, तो उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो पहला है जैसे हमारा टेम्परेचर।
टेम्परेचर यानी तापमान नापना है या तापमान के बारे में जानना है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स रिमेंबर, यहाँ कुछ दिया हुआ है। इन योर ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी यू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। आपको याद है थर्मोमीटर्स वाला चैप्टर था क्लास 6 की साइंस बुक में, जिससे हम मेजर करते थे टेम्परेचर को, जिसमें हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, राइट। यू ऑल्सो लर्न अबाउट द टेम्परेचर स्केल्स, और हमने स्केल्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना। सो उसमें हमने देखा था सेल्सियस स्केल्स, फ़ारेनहाइट स्केल्स, है ना। If, for instance, we have a cool temperature of 50 degree Celsius noted at, इस तरीके से हम लिखते हैं 15 डिग्री सेल्सियस को, इट इज सेम एज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब इसमें कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं ये सारी चीजें हमने सीखी थी, है ना। तो ये दोनों बराबर ही हैं, बस स्केल अलग है। सेल्सियस कहलाता है, ये फ़ारेनहाइट कहलाता है। तो यहाँ देखिए आगे इमेजेस दी गई हैं। सबसे पहला है स्नो मेल्ट्स क्विकली व्हेन इट्स वार्म। जब गर्मी होती है तो बर्फ बहुत जल्दी पिघलने लगती है। क्लाउडी वेदर, इट्स गेटिंग कोल्ड। अब क्लाउडी यानी बादल छाए हुए हैं, सो अब ठंडा मौसम होगा, हो सकता है बारिश होगी। देन इन विंटर कोकोनट ऑयल टर्न्स सॉलिड। जब आप ठंड के समय में देखेंगे ना तो कोकोनट ऑयल जो होता है वो पूरा जम जाता है ना, वो पूरी तरीके से जम जाता है, बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, राइट, क्योंकि टेम्परेचर ठंडा है। कर्ड टेक्स लॉन्गर टू सेट इन कोल्ड विंटर। दही जो है, ठंड में जब मम्मी दही जमाती है तो मम्मी से पूछना, गर्मी में तो दही तुरंत जम जाती है, लेकिन ठंड में उसे टाइम लगता है जमने के लिए। तो ये सारी चीजें टेम्परेचर पे ही डिपेंड होती हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। यहाँ दिया है देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, सम सिंपली मेजर द एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट मतलब होता है हमारे आसपास का, हमारे आसपास जो परिवेश है, ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग, यही होता है एम्बिएंट का मतलब। अदर रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ड्यूरिंग अ डे। कुछ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स होते हैं, यहाँ टाइप्स के बारे में दिया हुआ है। जो कुछ तो होते हैं जो सिंपली हमारे आसपास का टेम्परेचर मेजर करते हैं, और कुछ जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना टेम्परेचर एक पूरे दिन में वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो थर्मोमीटर्स ऑफन यूज अ कलर्ड लिक्विड विच एक्सपैंड्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। एक तरीके का लिक्विड होता है थर्मोमीटर में, सो अगर वो एक्सपैंड होता है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। हाउएवर मोर एंड मोर डिजिटल थर्मोमीटर्स आर प्रेफर्ड एज दे आर मोर प्रिसाइज एंड कैन रिकॉर्ड मोर डेटा। सो ये तो हो गया जो जिसमें लिक्विड यूज होता है। बाकी बहुत जगह पर हम डिजिटल थर्मोमीटर्स ही यूज करते हैं, जिसमें कि बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाती है और ज्यादा डेटा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। इंडीड टेम्परेचर रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट सम यूजफुल स्टैटिस्टिक्स। जो टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग्स हैं उनको अगर हम लिखते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं तो वो हमें एक स्टैटिस्टिक्स देते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है टेक्निक। स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक टेक्निक है गैदरिंग और एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन और डेटा इन ऑर्डर टू able to detect patterns, understand event और make predictions। So मान लीजिए कि आज आपका टेस्ट हुआ तो उसमें 10 में से आपके 5 स्कोर आए, फिर नेक्स्ट डे आपके 6 आए, नेक्स्ट डे 7 आए। तो ये अगर हमने कलेक्शन करके रखा है कि मंडे को 5 आए थे, ट्यूसडे को 6 आए थे, वेडनेसडे को 7 आए थे, तो ये स्टैटिस्टिक्स यानी एक डेटा मिल गया जिससे कि हम आपकी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, वही यहाँ पर दिया हुआ है। देखो 2 टर्म्स देखो, एनालाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको यहाँ क्या क्या देख सकते हो कि एक मार्क्स रोज बढ़ रहा है, तो इसमें बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कि ठीक है धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। दूसरा कि अगर 10 मार्क्स लाने हैं तो 3 और दिन आप इतनी मेहनत करेंगे तो 10 आउट ऑफ 10 आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हम डेटा से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या पैटर्न है या क्या प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। आप ये भी तो इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अभी मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उससे 1 नंबर बढ़ रहा है, अगर मैं और मेहनत कर लूं, डबल मेहनत कर दूं तो 2 नंबर बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हम अनुमान लगा सकते हैं डेटा से। तो ऐसे ही अगर लेट्स से टेम्परेचर का डेटा अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमें एक स्टैटिस्टिक्स मिलता है जिससे कि उस डेटा के कलेक्शन से हम एनालिसिस कर पाते हैं किस इंफॉर्मेशन का, या फिर प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि किसी भी जगह का मौसम या तापमान कैसा रहने वाला है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर तो समझ गए, तापमान। रेंज क्या होता है? किसी भी जगह का मैक्सिमम टेम्परेचर, उसमें से माइनस कर दो मिनिमम टेम्परेचर को ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि लगभग हम 24 घंटे का लेते हैं, उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर। मान लो कि मैंने बोला इस वीक का, इस पूरे हफ्ते का रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो पूरे हफ्ते में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे जो लोवेस्ट टेम्परेचर होगा, वो जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा वीकली रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके,
रेंज ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया कि हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देते हैं। अब ये मीन डेली टेम्परेचर क्या होता है? मीन वर्ड है, यहाँ था रेंज, यहाँ है मीन। सो मीन डेली टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइडेड बाय 2, एक का मीन टेम्परेचर क्या होगा? सो पूरे दिन में जो मैक्सिमम था प्लस जो लोवेस्ट था, मिनिमम था, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ जाएगा आपका मीन डेली टेम्परेचर। देखो सबसे पहले टेम्परेचर के कुछ थर्मोमीटर्स के कुछ टाइप होते हैं, कुछ जो होते हैं सिंपली एम्बिएंट, एम्बिएंट मतलब हमारे सराउंडिंग, आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर नापते हैं, और कुछ जो है रिकॉर्ड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एक दिन में कितना रहा है ना ड्यूरिंग अ डे। सो लिक्विड एक यूज होता है थर्मोमीटर में, जो अगर एक्सपैंड होता है तो टेम्परेचर यानी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ज्यादातर हम डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज करते हैं क्योंकि इससे प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलती है और डेटा रिकॉर्ड करने में हेल्प मिलते हैं। सो ये जो डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं, एक सेकेंड, डेटा जो रिकॉर्ड करते हैं या कलेक्ट करते हैं टेम्परेचर्स के रिकॉर्डिंग्स के, वो हमें एक स्टैटिस्टिक्स देते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक टेक्निक है जिसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन या डेटा जो हमें मिला हुआ है, ताकि हम एक पैटर्न समझ सके और पहले से अनुमान लगाने में, यहाँ पर अगर हम मौसम की बात करें तो हमें हेल्प मिल सकती है। फिर हमने देखा रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। सो रेंज के बारे में अगर हमें जानना है तो किसी भी दिन का, जो कि 24 घंटे यूजुअली हम लेते हैं, उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर उसमें से मिनिमम टेम्परेचर को माइनस कर दो। फिर हमने देखा मीन क्या होता है, तो मीन में मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन का, उसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ हमें माइनस करना था और 2 से डिवाइड नहीं करना था, लेकिन इसमें मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, सो ये सारी चीजें थी। नाउ नेक्स्ट आगे दिया हुआ है डोंट मिस आउट। सो एक फैक्ट है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज सेट अप इन 1875। 1875 में हमारा आईएमडी एस्टैब्लिश हुआ था। आईएमडी क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका जो मोटो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आदित्य जयते वृष्टि। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, आदित्य जयते दृष्टि। सो इसका मतलब क्या है? फ्रॉम द सन अराइजेस रेन। बारिश जो है वो सूर्य से ही होती है, सूरज से बारिश होती है। ये कैसे है? सो ये जो फ्रेज है कि आदित्य जयते वृष्टि, इट कम्स फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट। प्राचीन एक किताब है, टेक्स्ट है जिसका नाम है मनुस्मृति, वहां से लिया गया है। और इस पूरा जो सेंटेंस है जिसमें से ये 3 या 4 शब्द लिए गए हैं, इसका इस सेंटेंस जो कंप्लीट है वो है फ्रॉम द सन अराइजेस रेन, फ्रॉम रेन्स कम फूड एंड फ्रॉम फूड लिविंग बींग्स ओरिजिनेट। सूर्य से बारिश होती है, बारिश से अनाज उगता है, अनाज खाकर ही जो लिविंग बींग है वहीं से लिविंग बींग का ओरिजिनेशन होता है या सस्टेन होती है उनकी लाइफ। ठीक है, नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई रेन्स अराइजेस फ्रॉम सन? बारिश जो है वो सूर्य से कैसे हो सकती है? सो यस, इसके कुछ रीजंस हैं, चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, मैं अलग से बता रही हूँ। तो आंसर जैसे लिख सकते हैं, व्हाई डज रेन अराइजेस फ्रॉम सन? रीजन है, हमने देखा था वाटर साइकिल, है ना, क्या है आगे मैं इमेज में भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं। सन से जो वाटर बॉडी है, जैसे रिवर है, ओशन है, लेक है, इनका पानी गर्म होता है सूर्य के प्रकाश की वजह से। गर्म होकर पानी क्या बन जाता है? भाप बन जाता है, उसी को हम इवापोरेशन कहते हैं। अभी मैंने पहले भी बताया आपको, जिसमें वाटर टर्न हो जाता है वाटर वेपर में। ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं बादल में, और ऊपर जाकर ये क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, है ना। देन जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, पानी और होल्ड नहीं कर पाते हैं भाप को, तो ये जो भाप है वापस से पानी में कन्वर्ट होके और रेन के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। विदाउट द सनसेट देयर विल बी नो इवेपोरेशन, नो क्लाउड्स एंड नो रेन। तो अगर सन की हीट नहीं होगी तो नदियों का, तालाब का पानी गर्म नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे, तो बारिश नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं रेन बिगिंस विद सन। इसीलिए जो सूर्य है वहीं से बारिश की शुरुआत होती है। यही इमेज एक लेट्स एक्सप्लोर क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है। Here's a chart of temperature of a city in Madhya Pradesh. What is the maximum temperature recorded in week shown here? What is the minimum? Calculate the range. मध्य प्रदेश की सिटी का, एक किसी भी सिटी का वीकली यहाँ पर आपको डेट के हिसाब से दिया हुआ है कि 28 तारीख को, मतलब 28 फरवरी 2025 को मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, मिनिमम क्या था, 1 को क्या था मैक्सिमम मिनिमम। सो इस पूरे वीक में मैक्सिमम और मिनिमम आपको बताना है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख के यहाँ पर दिया हुआ है, सो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, तो ये देख सकते हो 32,
है ना, ये 3/3/2025 को, तो यही आंसर है। फिर मिनिमम क्या है, तो ये आप देख सकते हैं 14 है ना, ये 5/3/2025 को है। तो अब रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दो, यही था फॉर्मूला। सो मैक्सिमम 32 है और मिनिमम 14 है, इनको माइनस किया तो 18 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर आ गया। यानी रेंज क्या है टेम्परेचर का इस सिटी का वीकली, ये है। ओके अब ये नेक्स्ट जो है हम आगे स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ दिया है, रिमेंबर द कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णन एंड आमिर। इफ कृष्णन सेड इट वाज 20 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई एंड ही वाज फीलिंग अ लिटिल कोल्ड एंड he and Amir would have a measure they could understand, what do you think Amir's reaction to Krishnan's statement might be? पहले हमने आमिर और कृष्णन वाला जब एग्जाम्पल देखा था तो उस वक्त हमें पता नहीं था कि डिग्री में हम बता सकते हैं, है ना। तो अब डिग्री में पता है, मान लीजिए कि कृष्णन का जो टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तब आप बता सकते हैं कि आमिर क्या फील कर रहा होगा। सो यस, व्हाई नॉट। सो आमिर का क्या रिएक्शन होगा 20 डिग्री सेल्सियस के बारे में जानकर, ही माइट फाइंड इट प्लेजेंट और इवन वार्म। आमिर तो सोचेगा ये गर्म टेम्परेचर है। यहाँ पर हमने देखा कि कृष्णन के लिए ये टेम्परेचर कम है क्योंकि चेन्नई में और टेम्परेचर ज्यादा रहता है, बारिश की वजह से ये कम हुआ है, तो उन्हें अच्छा फील हो रहा है। लेकिन आमिर की जगह पर मतलब कश्मीर में तो टेम्परेचर और ज्यादा ठंडा रहता है, वहां तो बर्फ पड़ती रहती है। सो अगर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उसके लिए तो बहुत अच्छा फील होगा ना। सो इसीलिए बिकॉज इन कश्मीर टेम्परेचर ऑफन फॉल मच लोअर, व्हाट फील्स कोल्ड टू कृष्णन मे नॉट सीम्स कोल्ड टू आमिर एट ऑल। कृष्णन को जो ठंडा फील हो रहा है, आमिर के लिए तो ठंडा होगा ही नहीं क्योंकि वो उससे भी ज्यादा ठंड देख चुका है ना। सो हमने एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और उन एलिमेंट्स को कैसे नापते हैं ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर को हमने देखा रेंज और मीन, राइट। टेम्परेचर में हमने देखा रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड मीन, जो कि हम थर्मोमीटर की हेल्प से निकालते हैं। दोनों में हम हाईएस्ट और लोएस्ट जो टेम्परेचर है किसी समय का, उसके थ्रू हम इनको कैलकुलेट करते हैं। अब सेकंड आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एलिमेंट्स बताते वक्त आपको एक्सप्लेन किया था। बारिश चाहे किसी भी फॉर्म में गिर रही हो, है ना, बारिश के फॉर्म में या जो स्लीट बताया था मैंने, थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर रही हो या फिर ओले पड़ रहे हो। सो इफ न्यूज सेज दैट पर्टिकुलर प्लेस रिसीव 30 mm किसी जगह पर बारिश हुई है, रेनफॉल इन अ डे, व्हाट डज इट मीन। बारिश में बोलते हैं ना यहाँ पर 30 मिलीमीटर बारिश हुई है किसी जगह पर, तो इसका मतलब क्या है। सो हाउ इज रेनफॉल मेजर्ड, बारिश को हम कैसे नापते हैं। सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। तो रेन गेज क्या होता है, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि बारिश के पानी को जमा किया जाता है। देखिए, व्हेन इट रेन्स द वाटर फॉल्स इनटू फनल, ये जो फनल है इसमें से बारिश का पानी अंदर जाता है, ठीक है। नाउ एंड इज कलेक्टेड इन अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर में ये इकट्ठा हो जाते हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना। अ स्केल इज अटैच टू द सिलेंडर, और इस सिलेंडर में एक स्केल अटैच होता है, इस तरीके का स्केल आपको दिख रहा है, वो अटैच होता है टू मेजर द डेप्थ ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड। अब बारिश का पानी मान लो यहाँ तक कलेक्ट हुआ है, 5 दिख रहा है तो ये 5 mm हो जाएगा, है ना। सो कहाँ तक बारिश का पानी इस जार में कलेक्ट है स्केल के हिसाब से, वही बताता है कि बारिश कितनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द हाइट ऑफ वाटर कलेक्टेड इज 5 mm, जो कि यहाँ मैंने आपको बताया, वी से एरिया रिसीव्ड 5 mm ऑफ रेनफॉल, तो उस एरिया में 5 mm की रेनफॉल हुई है, ठीक है। सो ये जो इमेज है ये आपको बनाते आना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि रेन गेज आपको बना के दिखाना है। सो इस तरीके से आप बनाएंगे, ये कलेक्टिंग फनल है, ये जो फनल है, देन स्केल है मेजरिंग, और मेजरिंग ट्यूब है इसमें। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। अब आगे देखते हैं, प्रेसिपिटेशन हमने देख लिया, सारे एलिमेंट्स देख लें। तो पहला हमने टेम्परेचर देखा, फिर प्रेसिपिटेशन देखा, अब तीसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मैंने आपको बताया था अर्थ पे जो हम प्रेशर फील करते हैं ना। सो आवर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल के बारे में तो हम जानते हैं, हमारी बॉडी बहुत जानती है, बट यू मे ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दैट द वेदर समटाइम्स फील हैवी एज बिफोर अ थंडरस्टॉर्म। लेकिन कभी थंडरस्टॉर्म है, मतलब कि बारिश आने वाली है बहुत तेज, है ना, बिजली कड़क रही है, तो उस वक्त आपको मौसम भी भारी भारी लगता है। दिस इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर अबव अराउंड अस। नहीं होता, बहुत तेज हवा चल रही है तो हम चलते हैं तो हमारी बॉडी जो है ऐसा फील होता है हमें चारों तरफ से दबाया जा रहा है ना। सो वो जो प्रेशर
जो वेट है एयर का वो हमारे ऊपर एग्जर्ट होता है, हमारे आसपास जो एयर है उसी को हम कहते हैं एयर प्रेशर। तो यहाँ लिखा हुआ है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर द सी कोस्ट एंड लोअर एज वी गो हायर अप इनटू द माउंटेन्स। व्हेन यू क्लाइंब अ माउंटेन द एयर गेट्स थिनर देन इन द प्लेन बिलो। देखो जैसे ये बच्चा यहाँ प्लेन एरिया में खड़ा है और ये गर्ल यहाँ पर हाई माउंटेन एरिया में खड़ी है, तो यहाँ पर जो एयर की लेयर है वो कम होती है। राइम बन गया, एयर लेयर। सो एयर की जो लेयर होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू दिस। देखो यहाँ तक है, एयर की जो लेयर्स हैं वो यहाँ तक होंगी, है ना, जो हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा था। सो इसमें बहुत सारी लेयर्स आ रही हैं, तो प्रेशर कैसा होगा, हायर प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पर जो लेयर्स हैं वो कम है ना, ऊपर इस गर्ल के, तो यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब हम माउंटेन्स वगैरह चढ़ते हैं तो वहां सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का या जो एयर का लेवल है वो कम होता है, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह लोग कैरी करते हैं ना। सो एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इज लोअर एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर योर लंग्स टू टेक इन। विद लेस ऑक्सीजन गेटिंग इनटू योर ब्लड योर बॉडी हैज टू work harder to keep you moving. That's why people sometimes feel breathless, dizzy or tired at high altitudes. Altitudes मतलब ऊंचाई। जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो आपकी सांस फूलने लगती है, जल्दी जल्दी आप सांस लेने लगते हैं या आपको चक्कर आने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, ब्रीथलेसनेस क्यों फील होती है, क्योंकि वहां पर एयर प्रेशर जो ऊपर से दबाव है एयर का वो कम है ना। क्यों कम है वो मैंने आपको बता दिया, इस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दिस डज नॉट मीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलवेज हाई बिलो प्लेन्स बिलो और ऑन द कोस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि कोस्टल एरिया में या प्लेन एरिया में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है। इनफैक्ट इट समटाइम्स ड्रॉप ड्रामेटिकली, लेकिन ये कभी कभी तो ऐसा होता है बहुत ज्यादा इसमें ड्रॉप आ जाता है, रिजल्टिंग इन व्हाट मीटियोलॉजिस्ट कॉल्ड अ डिप्रेशन। इसी को जो वेदर की स्टडी करने वाले लोग हैं वो डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, या फिर लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं। कहीं पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं लो प्रेशर सिस्टम। कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे जानेंगे। विच कैन समटाइम्स डेवलप इनटू स्टॉर्म्स और इवन साइक्लोन। बहुत ज्यादा जब लो प्रेशर कहीं पर हो जाता है तो उसके अराउंड साइक्लोन्स डेवलप हो जाते हैं, इस तरीके से, है ना। ये कैसे बनते हैं साइक्लोन्स, ये सारी चीजें हम समझेंगे। कुछ ऐसा भंवर बोलते हैं ना, तो ऐसा डेवलप हो जाता है ड्यू टू लो प्रेशर, है ना, सेंटर में लो प्रेशर होता है। जैसे अभी हमने बारिश को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, क्या था, रेन गेज, है ना, जिसमें स्केल होता है, एक फनल होता है। ऐसे ही अब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापे उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। ओके, बैरोमीटर क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। एज विद थर्मोमीटर्स देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स। बैरोमीटर्स के भी टाइप होते हैं, जैसे थर्मोमीटर्स के टाइप थे। द यूनिट दे डिस्प्ले इज जनरली द मिलीबार। उसमें जो यूनिट्स होती हैं मिलीबार में हम देख सकते हैं, एब्रिवेटेड एज एमबी। जैसे mm मिलीमीटर हम बारिश के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको हम एमबी लिखते हैं, मिलीबार रिप्रेजेंट करने के लिए। सो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट सी कोस्ट इज 1013 मिलीबार और प्रेशर बिलो 1000 मिलीबार इंडिकेट्स अ डिप्रेशन। अगर 1013 मिलीबार है तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम प्रेशर होता है तो हम बोलते हैं डिप्रेशन है या लो प्रेशर जोन है, वहां पे साइक्लोन्स वगैरह आते हैं। ओके, ये इमेज मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। नाउ here we can see, think about it. Why do you think it would be important to measure atmospheric pressure? Who are the people most likely to use such measurement? अब देखिए, अभी मैंने बताया कि एयर प्रेशर को हमें नापना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो हम बैरोमीटर यूज करते हैं, राइट। इसे हम मिलीबार में भी लिखते हैं, एमबी, है ना। बट ये क्यों जरूरी है नापना, तो अभी देखते हैं कि लो प्रेशर बताता है इससे हमें कि कहीं पे साइक्लोन आने वाला है। तो अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि इस जगह पे साइक्लोन्स आने वाले हैं तो क्या सेफ्टी के लिए जरूरी नहीं है ये? यस, एब्सोल्युटली। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, टू प्रिडिक्ट। देखो, टू प्रिडिक्ट वेदर चेंजेस, कहीं स्टॉर्म आने वाले हैं, साइक्लोन आने वाले हैं या डिप्रेशन आने वाला है जिसे हम लो प्रेशर भी बोलते हैं, तो ये हमें पहले से पता चल जाता है। तो मीटरोलॉजिस्ट या पायलट जो है, सेलर्स जो है, माउंटेनियर्स जो है एंड वेदर स्टेशंस यूज इट टू स्टे सेफ एंड प्लान अहेड। आगे की प्लानिंग करने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए ये लोग इसका यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट। अगेन एक जगह के बारे में दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। पीपल हु जर्नी टू प्लेसेस एट हाई ऑल्टीट्यूड आर advised to make pauses on the way to allow the body to
अक्लाइमेटाइज, इसका मतलब क्या होता है, किसी जगह की क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना, जो नई कंडीशन है उस जगह पे एडजस्ट हो जाना। सो जब आप पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं, माउंटेन्स वगैरह, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि थोड़ी थोड़ी समय पर आप रुक जाइए और अपनी बॉडी को वहां के हिसाब से एडजस्ट होने दीजिए, ठीक है। सो आर आर्मी पर्सनल सर्व इन हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस लाइक कारदुंगला इन लद्दाख। लद्दाख में एक जगह है, या आप बोर्ड देख सकते हैं, कारदुंगला, जो कि 5600 मीटर अबव है सी लेवल से। सोचो इतना ऊपर है तो वहां पे प्रेशर कितना कम होगा एयर का, और सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी। फिर भी जो हमारे आर्मी के जवान हैं, आर्मी के लोग हैं, वो वहां पर अपनी ड्यूटी करते हैं। इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ दे लिव, कैसे वो रहते होंगे, कैसे वर्क करते होंगे, जहां ऑक्सीजन लेवल इतना कम है। द एटमोस्फेरिक प्रेशर देयर इज जनरली 650 मिलीबार्स। अभी हमने देखा था कि 1013, हाँ यही था ना, 1013 MB होता है ना नॉर्मल। अब सोचो वहां 650 MB है, मिलीबार्स है, तो कितना कम है वहां पर एयर प्रेशर। फिर भी वहां पे आर्मी पर्सनल जो है अपनी ड्यूटीज देते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर।